वहां बनने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ज्यादा से ज्यादा में नरेंद्र मोदी का पीए बन जाता है, इससे ऊपर में कुछ नहीं कर पाता है। और अगर मैं एक बार राजनीति में आ गया, वैसे मुझे राजनीति करनी नहीं, मैं गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक की आवाज उठाता हूं, वही करूंगा। अगर मैं आ जाता हूं राजनीति में, नेता विधायक बन जाता हूं, तो डीएम साहब हमारे कहने से काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? अनुराग ओझा बोल रहे हैं भाई हैं अपने, इनका काम नहीं हुआ, फलानी वाली रोड आप पास नहीं कर रही, तो काम होगा। आप बताइए कि यूपीएससी की हमको तैयारी करना चाहिए? यूपीएससी के हम विरोधी नहीं, यूपीएससी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में युवाओं को आनी चाहिए। बिल्कुल 70% युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा, तब तक बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। हम लोग जब शुरू में राजनीति में आए तो हमारे पिताजी कहते थे राजनीति गंदे लोगों का काम। तो जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, तब तक तो बुरे लोगों का कब्जा राजनीति में रहेगा ही। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जैसे अभी आपने चर्चा किया कि 29 अप्रैल को हमारे ऊपर FIR हुआ, तो FIR का रीजन क्या था? FIR मैं सरकार से हमेशा सवाल पूछता हूं, एक अपने यहां चलता है भावना आहत केंद्र। जिनका धर्म भाजपा और भगवान नरेंद्र मोदी हो गए हैं, उनको अनुराग ओझा की जुबान चुभती है। हमने कोई सवाल, उस समय अतीक अहमद का मुद्दा बहुत ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने कोई बयान दिया, कुछ जो योगी जी ने कहा था अतीक पर रोने वालों की गर्मी निकाल दी जाएगी, जून को मई और शिमला बना दिया जाएगा, जून को शिमला बना दिया जाएगा। तो हमने कहा अगर ठोक दो वाली सरकार होती तो कोई जून को शिमला न बना पाता। तो कोई स्वतंत्र मौर्या करके हैं जिन्होंने मेरे ऊपर बाद में FIR कराया। यूपी का जो पुलिसिया तंत्र है, मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि यूपी का पुलिसिया तंत्र पहले आपको उठा लेगा, उसके बाद में आपके ऊपर FIR करेगा। और अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो उसमें है कि 7 साल से कम की सजा वाले में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सूचना का अधिकार है, पुलिस आपको सूचना नहीं देगी, आपको उठा लेगी। निवारक नजरबंदी होती है, मानते हैं, लेकिन आप सूचना तो दे सकते हैं ना साहब। शक के आधार पर हमको उठा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई गैंगस्टर नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन आप सूचना दे सकते हैं, आप परिजनों को बता सकते हैं। और उठाने के बाद में राजनीतिक दबाव के कारण में हमारे ऊपर FIR होता है। तो आसान नहीं है किसी भी रास्ते पर चलना चाहिए। तो राजनीति में आपने कदम रखा, तो जैसे इस विवाद की वजह से राजनीति में कूदे या पहले से ही मनसा तो थी शुरू से ही कि राजनीति ही करना है। मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया कि हर चीज राजनीति तय करती है, तो हम राजनीति क्यों ना करें। हमने शर्ट खरीदी 950 रुपए की है, ये दुकानदार नहीं तय किया, ये राजनीति वाला तय कर दिया। हम अपने खेत में आलू उगाते हैं, अभी हमने गेहूं काटा, 7-8 कुंटल गेहूं हुआ, भर्ती हमने लगाया, पूरा दोपहरिया में हमने अपना दाया भूसा इकट्ठा किया, सब कुछ हमने किया, लेकिन गेहूं का दाम कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। हम अपने गेहूं का दाम नहीं तय कर सकते हैं, और उसी गेहूं का आटा बनेगा, फिर पतंजलि वाला दाम तय करेगा, आशीर्वाद वाला अलग से दाम तय करेगा, GST और टैक्स लग के अलग से दाम उसका तय होगा। मेरा गेहूं खरीदा जाएगा 2350 रुपए में, और मार्केट में वही 3000 रुपए में पहुंचेगा। अच्छा, कोई ऐसी समस्या जो आपने अभी तक रेड किया हो देश की, जो आप चाहते कि मैं भी अगर हम कल राजनीति में पहुंच जाएं? मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, मैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करूंगा, दलितों के लिए काम करूंगा, जो आज दलितों का शोषण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जैसे कि ठीक है, आप करेंगे, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन आज आप भी कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि आज के डेट में 2 करोड़ रोजगार की बात किसी ने कही थी, 15 लाख की बात भी किसी आदमी कि हम इतना रोजगार दे देंगे, गरीबी हटा देंगे, ये हर आदमी कहता है, लेकिन रास्ता नहीं बता रहा है कैसे करेंगे। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रास्ता उसका जैसे मैं भी अगर आप राजनीति में आ जाए सो फार सो गुड, क्योंकि आप जैसे लोग आएंगे या कोई युवा आएगा, तो जैसे क्या आप राजनीति में अगर आप आ जाए तो क्या रास्ता है? हमें चाहते हैं कि आपके विचार को दूर तक पहुंचाया जाए। देखिए, जनता या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा पैदा होगा। 5 साल के लिए जनता अगर मुझे चुनेगी, तो अगर मैंने 5 साल में उसके लिए काम नहीं किया, जैसे मान लीजिए मैंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महिलाओं को सुरक्षित करूंगा, आधी रात को महिलाएं गहना लाद के घूमेंगी, नोटबंदी से और 370 हटने के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई है, ग्राम सभा से लोग लोकसभा तक पहुंचेंगे, ये वादा वर्तमान सरकार ने किया। और जनता को क्या पकड़ा दिया? चूरन, एक धर्म का चूरन होता है। किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसको धर्म की अफीम चटा दो। अफीम एक सूखा नशा है जो सरकार कहीं ना कहीं आज के युवाओं को, आज की पीढ़ियों को करा रही है।
शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अगर हम कह दें कि मोदी जी आप स्कूल खोल दीजिए तो नहीं खोलेंगे। शिक्षा, आप बताइए कि इस कलम पर जीएसटी लगा दी गई। कलम पर जीएसटी लगा देने वाले लोग निकम्मे हैं नहीं है, चाहे वो अनुराग हो, जहां सत्ता में बैठ के कलम पे जीएसटी लगाए या नरेंद्र मोदी लगाए, तो जो कलम पर जीएसटी लगा देता है वो आदमी निकम्मा होता है। किताबों पर जीएसटी लगाई जा रही है, कॉपी और किताब पर इसलिए जीएसटी लगाई जा रही है ताकि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। और गरीब का बच्चा जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो धार्मिक नारे लगाएगा, जुलूस में जाएगा, रैलियां निकालेगा और उपद्रवी नारे लगाएगा और देखेगा कि इसके दाढ़ी है, इसके टोपी है, इसको मार दो। और मुसलमान का बच्चा देखेगा टिकियाधारी है, चुटियाधारी है, चंदनधारी है, इसको मार दो। पैंट उतरवा के मार दिया जाता है। आज के समय में तो ऐसी नफरत बोई जा रही है। हमने एक दिन कहा था, एक बहुत पहले मेरा बयान आया था कि एक समय ऐसा आएगा जब खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। आज जितना भी मुसलमान है बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत खुश है और ऐसे मुसलमानों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। लेकिन एक समय पर जब चेतन सिंह ने ट्रेन के अंदर एक मुसलमान को दाढ़ी और टोपी देखकर मार दिया, वो कितना सही था और कितना गलत था। तो जितना हिंदू मुसलमान की आग लगाई जा रही है, इसका खामियाजा किसी ना किसी दिन देश को भुगतना पड़ेगा। अर्थात आप राजनीति में आके पहले जो ये हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। मुसलमान बुरा नहीं है, हिंदू बुरा नहीं है, जो इन दोनों को लड़वाता है वो इंसान बुरा है। सही। अगर मुसलमान बुरा होता तो आप बताइए वीर अब्दुल हमीद इस देश के लिए कुर्बान होते? बहादुर शाह जफर, जब उनके बेटों को, 3 बेटों को मार दिया गया और उनको अंग्रेजों ने कैद किया और कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि गाजियों में वो रहेगी जब तलक ही मांगी, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो मुसलमानों का इतिहास जिसने नहीं पढ़ा है वो हर लोग मुसलमानों को गरियाता है। लोग कहते हैं कि हिंदू बुरा है, अब जिसने हिंदुओं का इतिहास नहीं पढ़ा है हिंदुओं को गरियाएगा। हर धर्म में, हर जाति में गलत लोग पाए जाते हैं। जैसे आलू है कि हर जगह पाई जाती है, अमेरिका में चले जाएंगे वहां भी आलू पाई जाए, तो गलत लोग आलू की तरह हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आप राजनीति में आइए, सब कुछ है। अभी आपने एजुकेशन की बात की। जी, शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये होना भी चाहिए। कप में चाय ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर बैग में किताब नहीं है, तो नहीं जेब में कलम नहीं है, तो देश चलने वाला नहीं है, बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि दीवार की अगर पुताई नहीं होगी तो भी चल जाएगा, खेत की जुताई नहीं होगी तो भी चल जाएगा। हम तो कहते हैं कि अगर 5 किलो राशन भी नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा से हमको वंचित किया जा रहा है। नहीं तो जैसे ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। किसी भी देश को खड़ा करने के लिए 2-3 स्तंभ होते हैं, शिक्षा, चिकित्सा और देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई दवाई बेसिक चीज है, बेसिक चीजें हैं। तो ये डिपार्टमेंट अच्छे लोग पास जाना चाहिए। अभी आपने इसमें भाजपा सरकार है और आप मोदी योगी की जो बात आपने किया, विरोध किया, ठीक है, कुछ बातें हमें भी समझ में नहीं आती हैं। जैसे एजुकेशन की बात अगर आपने किया है तो एजुकेशन में क्या सुधार कैसे आप कर सकते हैं? गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा के रूप में आज भी है, आज मुफ्त शिक्षा है। 1 से लेकर जो 6 तक सरकारी स्कूल वाला है। हाँ। सरकारी स्कूल में आप क्या देखते होंगे, मैं गांव में आता हूं, मेरे घर के बगल में ही सरकारी स्कूल है, मैं देखता हूं कि गप्पे लड़ाने के लिए टीचर आते हैं। आज का टीचर, मैं टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो मुंह से निकलता है कि उनको 80,000 रुपए, 60,000 रुपए सरकार अगर सैलरी देती है और वो यहाँ पे आके स्वेटर बुनने का काम करती है, तो ऐसे टीचरों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। बड़े घराने से अगर आती हैं तो पढ़ाने नहीं जाती हैं, उनकी हाजिरी लग जाती है। आज सरकारी स्कूल में सर एक बार आप जाकर देखिए, वो चूनर धूनी धानी धानी भूल जाते, वो चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर वो एक बार आके सरकारी स्कूल का सर्वे कर लेते तो ये सारी लमतारानी भूल जाती। सरकारी स्कूल का हालत आज दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों में फीस कितनी बढ़ाई जा रही है। नहीं, तो ये दोनों में अंतर है सर। अगर आपने कहा कि एजुकेशन के बाद एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री है, आज भी है, भाजपा है तब भी है, और भाजपा नहीं तो उसके पहले भी था। शिक्षा का अधिकार था, हाँ, लेकिन शिक्षा के अधिकार में आपको दिया क्या जा रहा है? आप बताइए, अभी सर्दी का, गर्मी का समय है, 2 लीटर स्प्राइट मंगा लिया, बैठ के पी रहे हैं आराम से, वो शिक्षा देना हुआ?
अब ये तो यहाँ सरकार का दोष नहीं है, यहाँ इंसान का दोष। इंसान का दोष है। आप जब ऐसे लोगों को चयनित करेंगे, सरकार को एक रूल बनाना चाहिए कि अगर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में अगर इतने बच्चे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। एक सरकारी स्कूल एक समय पर था, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं 9th में था, 73 बच्चे थे। 10वीं में पहुंचा, 57 बच्चे थे। 11वीं में 57 बच्चे थे। 12वीं में 68 बच्चे थे। क्यों? और पूरे स्कूल में कम से कम 3000 से बच्चे से ज्यादा थे। सरकारी स्कूल था और वहां के टीचर गप्पे लड़ाने नहीं आते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील बनाने नहीं आते थे, वहां के शिक्षक पढ़ाने आते थे। अब यहाँ हम राजनीति में तो नहीं कहना चाहते भाजपा सरकार की बात, लेकिन आपने तो आप चूंकि राजनीति में सक्रिय हैं, अभी 3-4 महीने पहले एक रूल आया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया था एजुकेशन को लेकर के, कि अगर आप 7 बजे नहीं पहुंचते हैं वहां ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जी, पूरा उत्तर प्रदेश उबल गया। कोई सरकार के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ कि ये रूल सही है, गलत है। अब यहाँ सरकार कहाँ गलत है? रूल लगाया गया कि आपको 7:30 बजे विद्यालय है, स्कूल अगर लग जाता है तो आपको 7:15 बजे विद्यालय पहुंच जाना है और पहुंच के ऑनलाइन अटेंडेंस लगा देना है। उसका पूरा विरोध किया गया, सरकार को झुकाया गया, उसमें इनको हटवा दिया गया। ठीक, देखिए मैं शिक्षकों को कुछ बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बवाल। ये आपको मैं वही कहना चाहता हूँ, इसलिए हम आपसे कहलवाना चाहते हैं। मैं एक लाइन में बताऊं, सिस्टम या सरकार दोनों में से एक निकम्मा है। हाँ, और जो निकम्मा है उसको निकालना चाहिए। वही मैं आप बताइए कि हमारे गांव में ही सरकारी स्कूल है, मुश्किल से 150 बच्चे, मुश्किल से 150 बच्चे नहीं जी, 50 बच्चे आते होंगे। एक थाली लेकर आते हैं, तहड़ी बन जाती है, खा के चले जाते हैं घर। ये शिक्षा है? बस यही मैं आपके मुंह से कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। शिक्षा को अगर राजनीतिक पासे से तोलेंगे, शिक्षा को अगर आप अपना पेशा समझेंगे तो आप बच्चों को शिक्षित नहीं बना पाएंगे। कि आप आए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, हमको तो 80,000 रुपए हमारे खाते में फला तारीख को आएगा। अगर आपकी मानसिकता ये है तो आप नोट कर लीजिएगा सर, आपका बच्चा ना कभी पढ़ा लिखा होगा और ना आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो किसी क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। हाँ, तो यही हम कहना चाहते थे कि आप इस पे बताएं। लेकिन शिक्षकों ने शिक्षा को अपना धंधा बना लिया है। यहाँ इसमें सरकार शिक्षक का धर्म होता है कि विद्यार्थी को एक अच्छा ज्ञान दिया जाए। सरकार तो पूरे सिस्टम से लेके पीटी कराने के बाद कितने स्टेप हैं तो आप एजुकेशन में आते हैं, उतनी डिग्री आपके पास में है, तब आप पहुंच रहे हैं। और जब आप पहुंच रहे हैं, जो आपने कहा कि आप दूसरे के बच्चे की भविष्य खराब कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं कि इस देश का अगर 90% विद्यार्थी बेकार हो रहा है तो उसमें 90% विद्यार्थी का नहीं, टीचर की गलती है। सरकार के सिस्टम के बाद देखिए 5-5 साल जब CPMT क्वालिफाई करते लोग आते हैं, नीट क्वालिफाई के लोग आते हैं, तो डॉक्टर की ट्रेनिंग करवाती है गवर्नमेंट खुद पैसे से। और जब यहाँ पहुंचते हैं किसी हॉस्पिटल में तो उसी के बगल में प्राइवेट क्लिनिक खोलवा लेते हैं। अरे हमने अपने गोंडा में देखा है कि सरकारी अस्पताल में 1 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं और बगल में अपनी क्लिनिक बना लिए हैं, 200 रुपए लेते हैं देखने के लिए। अब सरकार, हमने दिन में दिखाया OPD में आपको, और फिर शाम में हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो कहेंगे आप आके हमारे रूम पर दिखाइए। तो ये चीजें सरकार तो ठीक है, सरकार। ज्योतिबा फूले की मुझे एक बात याद आ गई, जैसे उन्होंने कहा था कि कपड़ा धोना धोबी का धर्म नहीं, धंधा। पूजा पाठ करवाना उनका धर्म नहीं, धंधा। चमड़ा उधेड़ना मोची का धर्म नहीं, धंधा। तो आज के शिक्षकों का ज्ञान देना धर्म नहीं हो गया है, उन्होंने इसको धंधा बना लिया है। और जब तक इस धंधे की दुकान को बंद नहीं कराया जाएगा तब तक इस देश का युवा बेरोजगारी से और अल्प शिक्षा से मारा जाएगा। तो कहने का अर्थ आपका एक उद्देश्य है कि जो एजुकेशन को अगर बेहतर करना है तो सरकार तो उसका जिम्मेदार, सरकार को भी एक्टिव होना पड़ेगा। सरकार के एक्टिव होने के साथ साथ जब 3 एप्लीकेशन का कर देना चाहिए। एक एप्लीकेशन इस टीचर के खिलाफ गया, अल्टीमेटम दे दो। दूसरा गया, 5 दिन की छुट्टी दे दो। और तीसरा एप्लीकेशन जाता है तो तुरंत उसको हटा दीजिए। ये नहीं कि हाँ इसको 1 महीना के लिए हटाया गया, अगले महीना इसको रख लिया जाएगा, बिल्कुल हटा दीजिए। और एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाइए कि किसी भी सरकारी विभाग में ना जा सके, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के लिए। सर अब यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा कि अगर संविधान पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी यूपी सरकार ने जितनी बात, संविधान में कहा लिखा है कि आप बच्चे को ना पढ़ाओ, आप 80,000 रुपया सैलरी लेंगे और बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? ये कौन सा संविधान में कौन सा आर्टिकल? वही मैं ये कहने जा रहा था। अभी जो आप कह रहे हैं यही रूल यूपी गवर्नमेंट ने लगाई थी
और शायद जो एक समय आया कि 2000 के ऊपर जो इस टाइप के शिक्षक थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल अच्छा किया। 1997 से सेकंड शिफ्ट में उसने क्या किया, 1997 से लेकर के और 2000 तक सेकंड शिफ्ट को बाहर कर दिया गया। लेकिन सेकंड शिफ्ट वाले जो हमारे यहाँ संविधान लचीला है, ये न्याय विभाग पहुंच गए। लचीला और कठोर दोनों है। अब न्याय विभाग पहुंच करके और वहां से कैसे क्या रूल हुआ, क्या सुविधाएं हैं, समस्या यही हो जाती है। समस्या यही हो जाती है कि अगर सरकार एक आध कानून सख्त बनाती भी तो है तो लोग न्यायालय के आगे और फिर न्यायालय उनके पक्ष में घुटना टेक देते वो चीजें। तो यहाँ शिक्षा पर मेरा मानना है कि ऐसा कानून बना देना चाहिए कि एक बार टीचर सोचे कि मैं फलाने के बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहा हूं। मेरे बाबूजी सिलेंडर का काम करते हैं, 5 सिलेंडर लाद के साइकिल चलाना, पैर का पसीना सर पे और सर का पसीना नीचे आ जाता है। और अगर 200-250 रुपए मेरी फीस थी साल की सरकारी स्कूल में, अगर मेरे भविष्य के साथ में सरकारी अध्यापक खिलवाड़ कर रहे होते तो मेरे बाबूजी के ऊपर क्या हो जाता। सही। मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूं महाराजा देवी भगत सिंह में। मैं प्राइवेट स्कूलों की मैं गाथा जो बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है, हम लोगों का फीस भरवा लिया जाता है। पढ़ाने को अगर 3 बार पूछ लो मास्टर से चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मास्टर कहता है आप नेता बन रहे हैं, हमने आपको फीस दिया, आपका घर मेरे पैसों से चल रहा है, तो आप मुझे संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसमें मेरे चाय अगर मीठी नहीं रहेगी तो मैं बावर्ची से पूछूंगा भैया मैं संतुष्ट नहीं, मीठी क्यों नहीं? तो कहेगा इनकी वाली मीठी थी आपकी मीठी नहीं, आप ज्यादा नेता बन रहे हैं। बावर्ची का काम है कि उसको समझाया जाए कि चीनी डाला था, कम हो गई, मैं एक बार और बढ़ा देता हूं। तो शिक्षकों का काम है कि अगर जो बच्चा सबसे कमजोर है उस बच्चे पर विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन आज का टीचर क्या कहता है कि मैंने देखा है एक चीज कि बच्चे टीचर की नजर में कैसे हैं, जो जितना चापलूसी करेगा वो टीचर की नजर में उतना ही जाएगा और प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर पाएगा। ये चीज आपने भी देखा होगी। तो चापलूसी का जमाना हो गया, हर जगह चापलूसी हो गई। मैंने देखा है स्कूलों में, मैंने देखा है स्कूल टाइम पे मैं सरकारी में पढ़ा हूं, वहां भेदभाव नहीं होता था। गरीब जो मतलब सबसे कमजोर बच्चा होता था उसको आगे सीट पर, हम लोग 9th में पीछे बैठते थे कोने वाली सीट पे। ना किसी लड़की की चाहत ना पढ़ाई का जज्बा था, 3 कमीने दोस्त थे और लास्ट बेंच पर कब्जा था। तो हमारे गुरु जी थे अनुराग मिश्रा, उन्होंने हम लोगों को आगे वाली सीट पर बैठाना शुरू किया, फ्रंट सीट पर। और आज हम फ्रंट पर अगर बैठकर बोल रहे हैं तो ये अनुराग मिश्रा जी की देन है। अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा संदेश निकल के आया कि एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो सरकार के साथ साथ जब तक शिक्षकों की जमीर नहीं जगेगी तब तक से एजुकेशन बेहतर नहीं हो पाएगा। और एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा हम टॉपिक चेंज करेंगे और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आप भी अभी शायद दिल्ली से आए, जी गाँव पे जाना है आपको। ये तो हमारा सौभाग्य था कि आपसे मुलाकात हो गई। जैसे अभी आपने कहा युवाओं के लिए, जो यहाँ से आप दिल्ली तक गए हैं, दिल्ली देश की राजधानी है जी, हर व्यक्ति हर बच्चे की चाहत होती है कि हम बाहर जाके पढ़ें, ना विदेश पढ़ना चाहिए, ना विदेश जा पाए तो मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं या कहीं और बाहर निकल के पढ़ें। आप दिल्ली में गए हैं पढ़े, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर क्योंकि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। क्या डिफरेंस, पहली चीज तो यह क्या डिफरेंस लगा आपको यूपी की पढ़ाई में और दिल्ली की पढ़ाई में? पहला क्वेश्चन। मैं 8वीं तक यही पढ़ा हूँ गोंडा में ही जी। दिल्ली में और गोंडा में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे क्या 2-3 पॉइंट बताइए। यहाँ कप में चाय पिया जाता है और वहां टीचर के हाथ पे आपको कप नहीं मिलेगा। लंच के समय पे ही वो, हम लोगों का स्कूल का टाइम था 7:30 बजे। 7:30 बजे का मतलब है 7:30 बजे अगर 7:33 भी हुआ तो आपको एंट्री नहीं हुई। अब चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हम लोग पहुंचते थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर ना आए। और यहाँ पे तो हम देखते हैं कि बारिश हो गई तो टीचर कहते हैं कि आज तुम महाराज नहीं जाएंगे, बारिश कीचड़ में कहां जाएंगे। आप उस बच्चे के भविष्य में कीचड़ लगा रहे हैं। टीचर को एक स्ट्रिक होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा। अच्छा, साथ साथ हम आप चाहेंगे कि जो आप अभी बहुत ही युवा है, तो जो युवा बच्चे हमारे अभी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा हम भी रेड कैंप स्कूल चला रहे हैं जी, कि बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो जैसे आप भी अभी वैसे निकले हैं पढ़कर, मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है कि आज के बच्चों का मन मोबाइल में लगता है, हाँ, किताब में नहीं लगता है। तो वह कहे कि मैं आपको बता दूं, मैं 8वीं तक मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई स्कूल की, कोई कॉपी नहीं बनाई। जब हमारा एडमिशन दिल्ली में हुआ तो हमको लिखना नहीं आता था।
और उसके डर के मारे मैंने अपने पिताजी से बोल दिया कि अब हमको कहीं काम पे लगवा दीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं। अब नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। जब आदमी लिखता उखता नहीं है, 8वीं तक मैंने पास कर लिया, मैंने लिखा नहीं कभी कुछ, और उसके बाद में मुझे एक एक दिन लग जाता था एक पेज लिखने में। फिर धीरे धीरे लिखा है किसी ने कि करत करत अभ्यास से जर्मन हो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से 3 घंटा मोबाइल पर बात कर सकते हैं तो सिर्फ 30 मिनट, मैं नहीं कहता हूं आप 3 घंटा पढ़िए, 30 मिनट आपको जो पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, आप उसको पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा एजुकेशन, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। एजुकेशन आज मैं किसी से भी बोल पा रहा हूं तो उसका कहीं ना कहीं शिक्षा ही है, क्योंकि अगर मैं शिक्षा से दूर रहता तो मुझे हो सकता है कि देश में क्या हो रहा है और क्या भविष्य में होने वाला है और क्या हमारे साथ राजनीति हो रही है, ये चीज हमको समझ में नहीं आती। और शिक्षा के बदौलत ये सब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बाबा साहब ने लिखा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने नहीं लिखा कि शिक्षा फलाने का दूध है, ढुमकाने का, शिक्षा शेरनी का, क्योंकि शेर क्या होता है, ताकतवर होता है। शेर शेरनी कितना भी बूढ़ा हो जाए सामने वाले को खत्म कर ही देता है। तो शिक्षा ऐसा ही है कि सामने वाला कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, 1000 तलवार को अगर कोई खत्म कर सकता है तो ये कलम। आपने देखा होगा भी जल्दी में तलवार लहराई जा रही थी, और अगर एक कलम चल जाए वहां पे तो उन तलवार लहराने वालों को भविष्य को लिख देगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि 3 रुपए की कलम आपका भविष्य तय करेगी कि आप किस ओर जाएंगे। अगर आप डकैती करेंगे तो वे 3 रुपए की कलम से आपको सजा मिलेगा, और अगर आप सजा देने वाले भी बनेंगे तो इसी 3 रुपए की कलम से आप देंगे। तो 3 रुपए की कलम में बहुत ताकत है, उतना 3 लाख के पिस्टल में ताकत नहीं है जितना 3 रुपए की कलम में ताकत है। तो इसलिए कलमधारी बनिए, पिस्टलधारी नहीं। अगर आप कलम चलाना जान गए हैं तो ही पिस्टल चला पाएंगे। हाथ में ताकत होनी चाहिए। बहुत अच्छा, कम से कम एजुकेशन को लेकर आपने कई संदेश दिए। हमारे जो टीचर्स हैं उनको आपने अच्छा संदेश दिया कि आप अपनी जमीर को जिंदा रखिए। यदि आप किसी के बच्चे के जीवन का भविष्य खराब कर रहे हैं तो आपके बच्चे का भविष्य स्वयं खद से समाप्त हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बच्चों के लिए भी आपने अच्छा कहा कि आप जो समय आप कहीं अपने फीमेल मित्र को दे रहे हैं या जो समय आप कहीं अलग खर्च कर रहे हैं, आप उसको प्रयास करके कि एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, डेकोरेशन पे नहीं। हमारे युवा आज के डेट में डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सी क्रीम लगानी है, कौन से परफ्यूम लगाने हैं, लेकिन क्रीम व्रीम नहीं लगाना चाहिए। अनुराग ओझा का देखिए चेहरा कैसा चमकता है, कोई क्रीम नहीं लगाता है। सही होना चाहिए। और हम तो साबुन भी नहीं लगाते हैं, दूसरे दिन शैम्पू लगा के नहा लेते हैं साबुन, और 1 रुपए की पुड़िया किन्नी प्लस। चमकिए, जब आप कुछ कर दिखाए हो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा, नाम हो ऐसा कि नाम हो जाए, काम हो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम हो ऐसा कि नाम लेते ही काम हो जाए, तब आप साबुन शैम्पू तेल लगाइए। और 4 आदमी आपको पहचान नहीं रहा है और आप फेयर लवली लगा के आप चमक रहे हैं तो उससे क्या फायदा है। ये अच्छा संदेश आपने दिया कि किसी काम में आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। अभी आज तो हमने देखा है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे कई ऐसे जानने वाले हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। पढ़ने वाले दोस्त हमारे जो कहते भैया हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, हम डिप्रेशन में चले गए। अगर आप पढ़ के IAS बन गए ना तो ये जो आपको धोखा दी थी वही आपके यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर आएगी, साहब हमको समय दे दीजिए। जो आज आपको समय नहीं दे, आपको समय क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आप शक्ति विहीन हैं। अगर वो क्लास में ला रही है 90 नंबर और आप लाएंगे 70 नंबर तो आपको भाव देगी। अगर 90 ला रही है तो आप 95 लाइए। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास गर्लफ्रेंड रहे तो लड़कियों से ज्यादा मेहनत करें स्कूल में। सही है। और लड़कियां खुद ब खुद उनके पीछे लग जाएंगी। सब अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं इस पृथ्वी पर तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। आपके पास शिक्षा होगी तो नरेंद्र मोदी आपका दरवाजा खोलने के लिए आएगा, ये बात नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही। और झुके हैं आज नॉलेज और एजुकेशन के बल पे। आपने भी देखा, हम लोग भी देखे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुमार विश्वास जी के घर, हाँ, पूरे देश पे हमें तो लगता है जितने राजनीतिक व्यक्तित्व थे, हाँ, सब गए। विश्वास जी के चेहरे पे नहीं गए, उनको जो कमान था अपने बारे पे, हाँ, अपने नॉलेज पे, उसको देख करके गए।
तो बहुत अच्छा लगा ओझा जी आपसे मिलकर के। आपने अच्छा संदेश भी दिया है। अभी आपको बातचीत के आपने एक लाइन और अच्छी कही कि आप दिल्ली से आए, अभी आप गेहूं भी काटे हैं अपने घर पे कुछ दिन पहले। इससे ये एक संदेश जाता है, किसी की बात को सुन करके आपको अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। हमारे आपको आज के युवा क्या करते हैं, कन्या निकालते हैं। एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम दिल्ली में भी रह के राजनीति कर रहे हैं, एक घर पे आने के बाद अपने घर से प्रेम करते हैं, काम तो है, जमीन से प्रेम करते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि हमारे में देसी लुक वाला गमछा रहता है। हाँ। उस गमछे के पीछे का कारण है कि अपनी संस्कृति को कभी मत कभी ना भूलिए। अब यहाँ तो देख रहे हैं कि जेब में से रुमाल निकालते हैं, पूछते हैं और हर समय सेंट मारा करते हैं। सेंट से आपका चरित्र महकेगा, किताबों से आपका चरित्र महकेगा। ये सही है कि इत्र से कभी चरित्र नहीं महकता है। बहुत अच्छा लगा ओझा जी। हम जरूर चाहेंगे जब भी आप गोंडा आए तो कुछ युवाओं को एक नए नए टॉपिक पे आप संदेश देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।